हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 11 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखे हैं, नहीं लगाए हैं, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसएससी इंटर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 12 को हम लोग पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है, इन सेट्स को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर यानी कि 2 नया कर लगाया गया था, जिसमें एक चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और एक गढ़ी कर था। एक गढ़ी कर था जो कि घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला एवं हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये नाना साहब जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था और नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम जो था ये मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। और देखिए, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था और इनके विचार एवं चिंतन की प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था। अब यहाँ से 2 तरह का प्रश्न बनता है। पहली बार पूछा गया है तो पहली बार जो है किस अधिवेशन में एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, तो ये 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता
कौन कर रही थी? तो एनी बेसेंट कर रही थी। वहीं अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, पहली बार प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो गीता रहस्य पुस्तक किनकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है, और इसकी रचना इन्होंने जो है मांडले जेल में किया था। मांडले जेल में जो है 6 वर्ष के कारावास के दौरान इन्होंने इसकी रचना मांडले जेल, जो कि बर्मा म्यांमार में है, वहाँ पर इन्होंने किया था। और केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में ये जो समाचार पत्र पत्रिका था, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया था। राइट आंसर मांडले हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था? अच्छा, गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था कब? तो इसे भी ध्यान रखेंगे, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग आज 12 नंबर सेट को कवर कर रहे हैं, 3 सेट और बच रहा है। जैसे ही 3 सेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है पिता? तो राजा राम मोहन राय को। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु पूछा गया है, तो इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो 27 सितंबर 1833 को। 27 सितंबर 1833 को जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे ये घनश्याम दास बिड़ला थे, और इसके सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए थे। तो सचिव भी याद रखिएगा, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, और अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। यहाँ पर देखिए अमृतलाल ठक्कर दिया गया है, ये सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा, पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध थे ये पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस वंश के थे? तो ये चौहान वंश या चहमान वंश के थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको याद भी होगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी को इन्होंने उसमें पराजित किया था। परंतु 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें इनकी पराजय हुई थी, और इनके राजकवि का नाम चंद्रवर दाई था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आशा सहाय संबंधित थी, आशा सहाय जो है यह संबंधित थी, तो यह आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी आशा सहाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुई थी और नरसिंह कोर की सदस्य बनी थी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण जो है गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली की विषय वस्तु जो थी ये भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक,
इसी के समय गांधार शैली और मथुरा शैली का सबसे अधिक विकास हुआ है। भरहुत का स्तूप और सांची के स्तूप में कनिष्क द्वारा निर्मित सांची का स्तूप जो है आपका अशोक के द्वारा है। गांधार कला के ये उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर गांधार हो जाएगा। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप जो है यह तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस द्वीप का अधिकांश हिस्सा जो है समुद्र तल के नीचे है। तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर में लाल धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में, यहाँ पर देखिए, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है, हिंद महासागर में मॉनसूनी प्रवाह पाया जाता है। ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, मिलान करना है और इसका आंसर चुन करके बताना है। एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सबसे गहरे स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर का आपका हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच। ठीक है। अटलांटिक महासागर का हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त, जो कि यहाँ पर देखिए 4 में दिया गया है। हिंद महासागर का आपका हो जाएगा जावा और आर्कटिक महासागर का हो जाएगा आपका यूरेशियन बेसिन। तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ये क्रम याद रखिए, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देख सकते हैं, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चीनुक हवा का अर्थ होता है हिमभक्षी और यह रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क पवन है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है और इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में हरी भरी घासें उगाती हैं और यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो ये आपका इसमें से नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है आपको पता है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कौन सी है? तो डोडा बेटा है इसकी सबसे ऊंची चोटी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य का जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। ये कोरी क्रीक है और एक सर क्रीक है। तो आपसे कोरी क्रीक पूछा जा रहा है, बताइएगा कोरी क्रीक जो है यह स्थित है। कोरी क्रीक जो है यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, अरब सागर के पास में यह स्थित है और यह निवेशिका पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में है। ठीक है। कोई भी विवाद नहीं है इसको लेकर के, लेकिन सरक्रिक आपको याद रखना है, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है सरक्रिक। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची जो दी गई है यह किस आर्टिकल में दी गई? अच्छा, ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 18 कार्यों की सूची स्थानीय शहरी निकायों को जो है यह 243 डब्ल्यू में दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1967 का जो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है, उसी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के टकराव की स्थिति में बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कल मैंने केशवानंद भारतीवाद बताया था आपको। चलिए, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 300 यह 55 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, यानी कि संघ की है। अच्छा क्लियर करिए, 356 आर्टिकल है एक, और एक 365 आर्टिकल है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, इसको दूर करेंगे। देखिए अनुच्छेद 356 जो है, 356, इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेश जो है उसके अनुपालन में राज्य जो है, राज्य सरकार उसकी विफलता के मामले में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो क्लियर हो गया ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मंडल आयोग 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपा था, और इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% यानी कि 27%, 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो सभी क्वेश्चन को, सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट 1980 में दिया था, गठन 1979 में हुआ था, और लागू 1990 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है एक? तो यह आर्टिकल 44 में है। एक मिनट, समान कार्य के लिए समान नहीं, समान जो नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह सुनिश्चित किया गया नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद 39 घ जो है यही प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा 39 घ में। ठीक है, तो यह एक राज्य का नीति निर्देशक है, और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में, तो देखिए संसदनात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है ना? चलिए, और संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एक संघात्मक व्यवस्था है जिसको कि कनाडा से लिया गया है। दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 31वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना? इसके द्वारा जो है आपको पता है ना कि 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। इसमें हुआ था क्या कि राज्यों की जो अधिकतम संख्या थी उसको 500 से 525 किया गया, और जो केंद्र शासित प्रदेश की सदस्यों की संख्या थी उसको 25 से घटा करके 20 किया गया था। ठीक है, तो 525 और 20 जोड़ लीजिए, देखिए 545 हो गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ये नहीं जोड़ा गया था समान नागरिक संहिता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में देख रहे हैं। जोड़ा गया था किसको? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उसके बाद उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारी की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, समान आचार संहिता मूल रूप से अनुच्छेद 44 में जो कि वर्णित है। ठीक है ना? नागरिक संहिता, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, बताइएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 249 जो है यह भारतीय संविधान की राज्य सूची के विषयों के संबंध में आपको संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, और इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। चलिए यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है, तो यह बराबर होगा राजकोषीय घाटे का। किसके बराबर? राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटा राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर होती है। तो ऑप्शन इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ठीक है ना? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए एक देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन का सहारा लेता है।
उसके बाद देखिएगा कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो व्यापार संतुलन में इसमें से कौन सम्मिलित होगा, तो माल उसमें से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताइए। तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था से जो विदेशी व्यापार से अलग होती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, और इसमें सदस्य डॉक्टर डी आर गॉडगिल भी थे और वी के आर वी राव भी थे। ठीक है ना, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, कौन सा इसमें से जो है आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि जो है यह आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजरायल में फंसे लोगों को बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। तो इजरायल में जो है, इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रहा था, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन अजय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला जो खिलाड़ी है वो उसका नाम पूछा गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत, ठीक है ना, मेरा युवा भारत यानी कि इस तरह से MY, अंग्रेजी में इस तरह लिखिए MY भारत, मेरा युवा भारत जो महत्वाकांक्षी योजना है कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी इसकी, तो 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2023 को भारत में युवाओं के विकास के लिए जो पूरी तरह से यह योजना है 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। दरअसल यह 37वां जो है राष्ट्रीय खेल था, और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो गोवा में किया गया था। ठीक है ना, गोवा में इसका आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया गोवा। इससे पहले वाला गुजरात में हुआ था 36वां। ठीक है ना, चलिए एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन, तो ज्योति सुरेखा। इनका संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है। ठीक है ना, ज्योति सुरेखा वेनम इनका नाम है। इन्होंने जो चीन के होंगजू में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें जो है व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तीरंदाजी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो यह राज्य कौन सा है, राजस्थान है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी है यह जो जिला होगा। अभी राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम भजन लाल शर्मा है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना 2000 दिवस जो है उसका थीम पूछा गया है। वायुसेना दिवस मनाया कब जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। अच्छा, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, तो ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। ठीक है ना, यह आपका नेवी डे का थीम था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक पूछा गया, स्थान क्या है। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान इसमें 161वां था और प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीन बोलुआर्ट जो है ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो डीन बोलुआर्ट पेरू की राष्ट्रपति हैं, और यह पेरू की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। पेरू की राजधानी कहाँ पर है, तो पेरू की राजधानी लीमा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है, तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी जो है इंटरनेट का प्रयोग करती है। ठीक है ना, तो 52% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रयोग गोवा में 70% किया जाता है और सबसे कम बिहार में 32% का प्रयोग होता है।
शिवशंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी जो रचना है सूर्यवांशम, सूर्यवांशम इनके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को, उनकी संस्मरण यादें, यादें और यादें के लिए, ठीक है ना, यादें, यादें और यादें के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे किसको, पुष्पा भारती को। चलिए अगला प्रश्न है कि पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये 7 राज्य हैं। 7 राज्यों का नाम या काउंट करेंगे उंगली पर, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए परमाणु ऊर्जा संस्थान, अच्छा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना नहीं, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना वर्ष पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में हुई थी। चलिए होलकर ट्रॉफी, यहाँ ट्रॉफी बनाई, ये हॉकी हो गया। होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है? तो ब्रिज स्पोर्ट्स से है, ब्रिज स्पोर्ट्स से है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज दिया गया है, ठीक है ना। चलिए फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से, सर्किट कप का गोल्फ से है, थॉमस कप का बैडमिंटन से है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का क्रिस्टलीकरण, यह भौतिक परिवर्तन है, यह भौतिक है, ठीक है ना, यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो केवल 3 यहाँ पर पूछा गया कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? जब पूरा भर जाएगा तो भाषण की स्पष्टता जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ जाती है। चलिए बढ़ जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए भार जो है एक बल है, भार W इक्वल टू आप जानते हैं mg होता है, मास इनटू क्या है ये जी, एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जबकि भार वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, यहाँ पर देखिए किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, मीटर दिया गया है। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है, मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 हो जाएगा ना, 12 किलोमीटर। तो देखिए ये 10 के पावर 12 और ये 9.46 यानी कि लगभग ये 10 के करीब है। तो 10 के पावर 12 और गुना 10 का पावर 1 तो 10 के पावर 13 के लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 के पावर 13 किलोमीटर के लगभग। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर 13 किलोमीटर के यहाँ पर बना लीजिएगा, 10 के पावर 12 ही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप 13 बना लेते हैं, 10 के पावर 13 किलोमीटर के बराबर लगभग, तो ये राइट एग्जैक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है, बताइएगा। ये लगभग में पूछा गया था, इसीलिए 10 के पावर 12 तो आपका किलोमीटर में बदल दिया, 9.46 लगभग 10 के बराबर है, तो 10 के पावर 13 किलोमीटर होना चाहिए था लगभग में, ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है हीरे से कांच में, ठीक है ना, डायमंड से कांच में। चलिए रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में धनात्मक आवेश बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसको कि नाभिक कहा जाता है, और परमाणु में अधिकतर खाली जगह होता है। इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक आवेशित होते हैं पूरे स्थान में विपरीत होते हैं लेकिन बहुत छोटा हिस्सा ही लेते हैं, अतः अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? यहाँ पर देखिए सोना शुद्ध हो जाएगा, ग्लूकोज भी शुद्ध हो जाएगा, पानी भी तो शुद्ध ही होता है लगभग। शुद्ध यहाँ पर जो दूध है
ये आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। ठीक है, चलिए, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? घड़े का पानी गर्मी के दिनों में बहुत पीने में मजा आता है, ठंडा लगता है। ये होता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण, या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको वाष्पन भी मिलेगा इस तरह से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? दृष्टिबाधित छात्र, तो ये किसके कर सकते हैं? तो वेनिला की गुण वाला। ठीक है, वेनिला एसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, राइट आंसर इसका, चूंकि आपको पता है कि एसिड बेस जो इंडिकेटर होता है, नीले से लाल और लाल से नीले में जो होता है परिवर्तन करता है क्रमशः जो होता है, ये आपका नीले से लाल अम्ल और लाल से नीला क्षार की पहचान दिखाता है, और ऐसा तो दृष्टिबाधित छात्र पहचान नहीं सकता है। इसीलिए इस परिवर्तन का पता लगाने के लिए कि विशेष गंध यानी कि जो वेनिला एसेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए, उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लवनता जो है यह हमेशा द्रव के ऊपर की ओर लगता है, और यह विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। डिटर्जेंट पाउडर, जो पाउडर है उसमें फॉस्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट का उपयोग कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के पानी से हटाना जो कठोरता के कारण बनते हैं। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, ग्लूकोमा जो है ये आँख की बीमारी है। ठीक है, ग्लूकोमा आँख से संबंधित एक बीमारी है, और इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका इस उपचार के लिए कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, कोलिनर्जिक ड्रग का। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र से या वर्तिका से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का विधि नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, बुआई जो नहीं होगा। बुआई जो है, चूंकि यह कृषि पद्धति में बीज बोने की एक विधि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक विधि नहीं है वानस्पतिक प्रवर्धन की। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए। तो देखिए, इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। उसके पास या तो पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, ये भी सही दिया गया है। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, डायोस्टोल के दौरान क्या होता है? डायोस्टोल और सिस्टोल आपने सुना है। डायोस्टोल के दौरान निचले हृदय कक्ष शिथिल हो जाता है और हृदय रक्त से भर जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय रक्त से भर जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि धमनी एक रक्तवाहिका, ब्लड वेसल जो है, जो रक्त ले जाती है। तो यह रक्त ले जाएगी हृदय से दूर। कैसे? तो देखिए, धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुँचाती है, इसीलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हृदय से दूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसमें से अगर हम बात करें सच्ची कोशिका, तो यह आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है यह सच्ची कोशिका नहीं है। ये मेगा कार्योसाइट्स नामक एक बड़ी यानी कि लार्जर पर्सिक्यूलर सेल, जिसको कि अग्रदूत कोशिका कहेंगे, ठीक है ना, उसके साइटोप्लाज्मिक टुकड़ा है यह। ठीक है, और प्लेटलेट्स जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सलजम किस कुल से संबंधित है? देखिए, सलजम, मूली, सरसों, फूल गोभी, ये क्रूसीफेरी से संबंधित हैं। ठीक है, आलू, टमाटर, बैंगन, ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, आलू, टमाटर, बैंगन, क्लियर। रेननकुलेसी से संबंधित आपका काला जीरा, बटरकप, ये सब हो जाएगा। और रूटेसी से संबंधित नींबू, संतरा, ये सब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग को सुमेलित युग्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्यूलेक्स जो है इसका फाइलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एडिस इजिप्टाई मच्छर, बिल्कुल डेंगू ज्वर होता है, लेकिन जो जो मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर है उन्हीं के काटने से डेंगू होता है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी भी होना चाहिए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण की जटिलता है?
तो एनीमिया इसमें पूछा गया है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और यह हुक वर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। प्रोबायोटिक रूप में जो है लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को प्रोबायोटिक रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेय की बोतल और बच्चों को दूध पिलाने वाली जो दूध पिलाई होती है उसकी बोतल आमतौर पर बनी होती है। तो फ्रेंड्स ये पॉलीस्टायरीन की बनी होती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों को कौन सा रोग होता है। तो ये रोग जो होता है, ये रोग कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथेमैग्लोबिनीमिया। ठीक है ना, बिनीमिया, यहाँ पर बिनीमिया बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना है मीथेन का, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा और इन 75 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।